नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल भर्ती में। दोस्तों, आज से कुछ ही दिन पहले इसरो ने अपना शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट डाला था, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल अभी भी आ रहा था कि इसका फुल एडवर्टाइजमेंट कब आएगा। और फुल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है और जो मेरे पास है मैं आप लोग को उसके बारे में बताऊंगा। तो फुल एडवर्टाइजमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियाँ और रहती है जो आपको जानना ज़रूरी है। अगर इसको बिना देखे आप जल्दीबाजी में फॉर्म भर देते हैं तो बहुत सारे चीज़ों को आप बेनज़रअंदाज करने के कारण आपको उससे हानि होगा। इसलिए इस फुल एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे दोस्त ने बताया भी कि इस पे वीडियो बनाया जाए, तो मैंने वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। और आपको मैं पूरी जानकारी इस फुल एडवर्टाइजमेंट में दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत फॉर्म भरने में प्रोसेस में आए तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ITI और NSC के जो कॉलम में फॉर्म भरते समय जो डाल रहे हैं परसेंटेज और मार्क्स, उसमें उनको दिक्कत हो रहा है, तो उल्टा फुल्टा डाल दे रहे हैं, तो ये बाद में आगे चल के आपको दिक्कत होगा। और ये सभी छोटी छोटी चीज़ों में आपको गलती ना हो, इसलिए ये फुल एडवर्टाइजमेंट एक बार आप देख लें और आप भी एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ताकि आपको फॉर्म भरने के समय कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि आप गलती से फॉर्म भर दें और आपको फिर बाद में जाके आपको ही नुकसान हो जाए इसके वजह से। तो ये एक अच्छा मौका है और आपको इस मौका को नहीं खोना चाहिए। इसलिए वीडियो को आगे देखें और समझें कि क्या है इसकी पूरी एडवर्टाइजमेंट, क्या इसमें शर्त है, नियम है। और ये सभी चीज़ों को जानते हुए आप फॉर्म भरने जाएंगे, क्योंकि अभी डेट बहुत है। लेकिन आप पहले पूरा वीडियो देख लें, समझ लें, एडवर्टाइजमेंट समझ लें, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जो कि इसरो का फुल एडवर्टाइजमेंट जो IPRC का जो एडवर्टाइजमेंट है, इसरो IPRC जो महेंद्रागिरी में है, इसका एडवर्टाइजमेंट 2 दिन 3 दिन पहले ही आ चुका है। लेकिन अभी बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो मैं आज वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। और वीडियो आगे देखने से पहले आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि एक बार आप चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी नया वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाए तो आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को भी दबा देंगे, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे, ताकि आपको जो भी मेरे चैनल पे आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए, आपके क्वालिफिकेशन से संबंधित जो भी नई नियुक्तियाँ निकलेगी, उसकी वीडियो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको भविष्य में सारी नोटिफिकेशन मेरे चैनल का मिल जाए। तो दोस्तों, इसरो में अभी पोस्ट निकली हुई है बहुत अच्छी, जिसके लिए बहुत सारे एस्पायरेंट जो हैं वो इंतज़ार करते रहते हैं, चाहे वो डिप्लोमा के हों चाहे वो ITI के हों। तो मेरी जो शॉर्ट वीडियो है वो जो शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट का वो मैं डाल चुका हूँ, और वो आप लोगों ने देखा भी है, बहुत सारे क्वेश्चन किए भी हैं। मैं पूरा वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत इसमें ना हो। लेकिन आपको इसमें जल्दीबाजी करके फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्दीबाजी का करने से आपको उससे नुकसान हो सकता है, आगे चल के आपको दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि ये एक सरकारी संस्था है, कोई भी चीज़ नियम कानून से होता है। अगर कुछ भी गलत सलत अगर आप फॉर्म भरते समय भरेंगे तो ये आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे दिक्कत होगा। तो दोस्तों चलते हैं, अब मैं फुल एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताता हूँ कि क्या है इसकी। लेकिन जो भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको एकदम आप फुल मीट करें और समझने के बाद ही फॉर्म भरेंगे, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, इसमें फुल एडवर्टाइजमेंट ये आ गया है इसरो IPRC का। ये जो मेरे सामने है मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। तो जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए भी एक रिक्वेस्ट है कि वो अपना PWD का जो कैटेगरी है वो पोस्ट वाइज है, उसको भी आप समझ लेंगे, क्योंकि इसमें दिया हुआ है। तो समझ लेंगे कि किस पोस्ट वाइज में क्या फंक्शनल एरिया है PWD कैंडिडेट का, वो किस PWD से के अंतर्गत आते हैं, उसी का वो पोस्ट वाइज भरेंगे, अन्यथा बाद में चल के उनको दिक्कत होगा। इसलिए उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो अपना देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे PWD कैंडिडेट होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, वो कहीं भी किसी भी पोस्ट के लिए डाल देते हैं। तो उसका भी फंक्शनल एरिया को आप लोग ज़रूर देख लेंगे PWD कैंडिडेट, कि वो किस PWD कैटेगरी में, फिजिकल हैंडीकैप्ड में वो आते हैं, उसी हिसाब से उस पोस्ट के लिए, कंसर्न पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। अगर उस पोस्ट में आपका PWD एलिजिबल है तो ही आप भरेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल का पोस्ट था, जो मैं पहले भी बताया हुआ हूँ, टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल में टोटल 15 सीट था। एक सीट PWD OH के लिए, PWD HH के लिए, हेयरिंग हैंडीकैप्ड के लिए है। तो इसमें 15 सीट में एक सीट तो फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए, बाकी 14 सीट आपके SC ST और जनरल EWS कैंडिडेट के लिए है,
जिसमें आपको डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से जो भी डिप्लोमा किए होंगे वो इनके लिए एलिजिबल है। उसके साथ साथ आगे हम बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 4 सीट है आपको, और इसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंसर्न ट्रेड जो उस इंजीनियरिंग से अगर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से जो भी हमारे कैंडिडेट हमारे दोस्त डिप्लोमा किए होंगे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे पोस्ट चाहे 1 हो या 4 हो चाहे 40 हो, आप ज़रूर फॉर्म भरें, आप अनुभव लें, और इसी पोस्ट में किसी न किसी हमारे दोस्त का ज़रूर होगा, क्योंकि ये तो 4 पोस्ट हैं तो भी 4 हमारे दोस्त का होना ही है। इसमें ये ना सोचे कि हाँ 4 पोस्ट है तो हमारा नहीं होगा, चाहे हम उसके लायक नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल ना सोचे। आप ज़रूर फॉर्म भरें, चाहे 1 सीट हो, चाहे 4 सीट हो, चाहे 15 हो, चाहे 1 हो। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे। इससे ना आपको सिर्फ आपको अनुभव भी बढ़ता है कि हाँ आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, क्या सिलेबस है, हर चीज़ देखने को मिलता है। आपका फियर जो आपका डर है वो मिटता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे हमारे दोस्त जो भी होंगे तैयारी कर रहे होंगे ये। अब आगे मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का। मैं पोस्ट के बारे में पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ। एक पोस्ट है, इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मांग है। ये एलिजिबल होना है, तो ये क्वालिफिकेशन होना है इसके लिए कम से कम। उसके साथ आपको टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस में एक पोस्ट है एससी की, उसके लिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। और टेक्निकल असिस्टेंट सिविल का भी पोस्ट है, इसमें 3 पोस्ट है आपको टोटल। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। फिर आता है आईटीआई की जो पोस्ट, आईटीआई की पोस्ट जो टेक्नीशियन बी फीटर होता है, फीटर ट्रेड का है, उसमें 20 सीट है, मतलब बहुत अच्छा सीट है। जिसमें से 2 सीट एक सर्विसमैन के लिए है, जो हमारे फौजी भाई रिटायर हुए होंगे उनके लिए है, लेकिन उनके लिए उनका जो कंसर्न डिपार्टमेंट हो मैकेनिकल का, ट्रेड का सर्टिफिकेट दिया होगा तब एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए, फीटर के लिए। तो 20 सीट में आपको इसमें क्वालिफिकेशन जो मांग रहा है वो 10वीं मांग रहा है, साथ में आईटीआई फीटर ट्रेड से होना चाहिए या अप्रेंटिसशिप होना चाहिए फीटर ट्रेड से। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का मांग रहा है, 3 सीट है, आईटीआई होना चाहिए या अप्रेंटिस होना चाहिए 10वीं के साथ साथ। फिर वेल्डर का मांग रहा है, इसमें वेल्डर ट्रेड है, वेल्डर ट्रेड के लिए 3 सीट है, जिसमें 3 अलग अलग कैटेगरी में है। और इसमें आईटीआई 10वां की क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको आईटीआई की ज़रूरत है। 1 साल की वेल्डर ट्रेड का आईटीआई होता है दोस्त, जो भी हमारे मित्र बंधु आईटीआई किए होंगे वेल्डर ट्रेड का, ये 2 साल का नहीं होता है, 1 साल का होता है। तो उनको सिर्फ 10वां और 1 साल का जो वेल्डर ट्रेड का आईटीआई या अप्रेंटिसशिप होता है वो होगा, तो उनके लिए इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। साथ ही टेक्नीशियन भी आरएसी जिसको रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग बोलते हैं, उसका 1 सीट है, 1 सीट है। और वो 1 सीट आपको मैं बता दूं किस कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। इसमें ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है आरएसी के लिए, आरएसी का 1 सीट, सॉरी दोस्तों, इसमें मैं इलेक्ट्रीशियन का 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है और एक जनरल कैटेगरी के लिए है, जिसमें आईटीआई मांग रहा है। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए या एनएससी 10वां के साथ साथ होना चाहिए। और जो रेफ्रिजरेशन ट्रेड का 1 सीट है उसके लिए दोस्त, ये ट्रेड में 1 ही सीट है, लेकिन वो सीट जनरल कैटेगरी के लिए है। तो जनरल कैटेगरी में है तो ये इसमें आपको जो अदर कैंडिडेट होंगे उनको भी मौका मिल जाएगा। लेकिन एक बार मैं पुनः देख लेता हूँ, क्योंकि इसमें स्लैब ऊपर चला जा रहा है, तो मैं बता दे रहा हूँ 1 सीट किसके लिए है। ये 1 सीट आपकी एससी कैटेगरी के लिए है। तो जो फुल एडवर्टाइजमेंट में देख रहे हैं, थोड़ा सा दिखने में ऊपर दिक्कत हो रहा है, क्योंकि स्लाइड आपका नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है यूआर ओबीसी का जो भी कैटेगरी है, तो मुझे स्लाइड करके देखना पड़ रहा है। तो जो 1 सीट है वो आपका इसमें दिया हुआ है एससी कैटेगरी के लिए। देखिए 2 नंबर में आपको एससी कैटेगरी दिख जाएगा, तो यहाँ पे कॉलम 2 में दिया हुआ है, तो एससी कैटेगरी के लिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का जो सीट है। तो दोस्तों इसमें भी आपको 10वां ट्रेड के साथ आईटीआई होना चाहिए आरएससी ट्रेड से, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और साथ में या एनएससी जो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। उसके साथ साथ इलेक्ट्रीशियन का जो पोस्ट मैं बता चुका हूँ 2 सीट है, उसमें भी वही क्वालिफिकेशन की मांग है, 10वां और कंसर्न ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए या अप्रेंटिस। प्लम्बर का जो सीट है 1 सीट जनरल के लिए है, प्लम्बर के लिए, टेक्नीशियन भी प्लम्बर 1 सीट, उसमें आईटीआई मांग रहा है 10वां के साथ साथ आईटीआई मांग रहा है या अप्रेंटिस मांग रहा है। ड्राफ्टमैन सिविल का जो 1 सीट जनरल के लिए है, और इसमें 10वां के साथ साथ आईटीआई ट्रेड में ड्राफ्टमैन का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए या अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन तो आप लोग जानते हैं कि सेम ही रहता है, लेकिन जो फॉर्म भरते समय एनएससी और एनटीसी में जो फ़र्क है वहाँ पे आप समझेंगे दोस्तों।
एनटीसी वहाँ पे फॉर्म भरते समय लिखा होगा, तो उसमें नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं, जिसको आईटीआई के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उसमें आप लोग एनटीसी में आईटीआई का नंबर डालेंगे, याद रहे। एनटीसी वहाँ पे फॉर्म में रहेगा तो आईटीआई का डालना है। आईटीआई दिया होगा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय तो भी आईटीआई का डालना है। और एनएससी में अगर आप एनएससी किए होंगे तो एनएससी वाला नंबर उसमें डालिएगा फॉर्म भरते समय। ये चीज़ का जरूर आप ख्याल रखेंगे, इसमें गलती नहीं करेंगे। एनएससी मतलब अप्रेंटिस का जो सर्टिफिकेट होगा, जो नंबर होगा उसमें आप डालेंगे अप्रेंटिस वाला नंबर। तो जो भी हमारे दोस्त होंगे आईटीआई वाले वो कंफ्यूज ना होंगे। जो भी कॉलम उसमें दिया होगा, एनटीसी दिया होगा तो उसमें नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आईटीआई का डालेंगे, आईटीआई लिखा होगा तो आईटीआई ही का डालेंगे, और एनएससी में अप्रेंटिस का डालेंगे। और आगे बात करते हैं हेवी व्हीकल ड्राइवर का। तो ड्राइविंग के लिए मैं उस दिन बताया था पिछले वीडियो में भी, आज भी मैं बता रहा हूँ, 5 सीट है। और ड्राइविंग का जो कोर्स है और जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन ये होता है हमारे बंधुओं के पास, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें 10वां सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, पब्लिक बैच चाहिए, और आपको ज्वाइनिंग करने के बाद 3 महीने के अंदर में जो तमिलनाडु स्टेट का जो टेस्ट होता है उसमें पास होना जरूरी है। 5 साल का अनुभव चाहिए इसमें हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस का, जिसमें से 3 साल का हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस का होना चाहिए, 2 साल अन्य में चल जाएगा। और जो भी आपका अनुभव होगा वो किसी प्रमाणित किया हुआ संस्था से या सरकारी संस्था से होना चाहिए, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। लाइट व्हीकल ड्राइवर ए, इसमें भी 2 सीट है, और 2 सीट में 1 सीट एक सर्विसमैन के लिए। हेवी व्हीकल ड्राइवर में भी 3 सीट एक सर्विसमैन के लिए है। तो एक सर्विसमैन के जो कैंडिडेट होंगे उनके पास हेवी व्हीकल का जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से दिया जाता है तो उनके पास बैच होगा ड्राइविंग। लेकिन जो जनरल कैंडिडेट होंगे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्वालिफिकेशन मीट के साथ साथ उनका होना चाहिए, 10वां होना चाहिए। हेवी व्हीकल जो मोटर एलवीडी लाइसेंस होना चाहिए आपका, लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस का वो होना चाहिए। फिर से पब्लिक बैच होना चाहिए। इसमें ज्वाइनिंग के बाद 3 महीने के अंदर आपको टेस्ट पास करना है, और 3 साल का अनुभव एलवीडी में होना चाहिए, जो लाइट व्हीकल ड्राइविंग में होता है। और इसके साथ साथ आपको जो टेस्ट में पास होना है तमिलनाडु के स्टेट का वो होना चाहिए। और जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो किसी प्रमाणित संस्था से होना चाहिए, और अनुभव भी प्रमाणित संस्था से होना चाहिए। इस बात का जरूर बना लें, ये नहीं कि आप इंडिविजुअल अनुभव प्रमाण पत्र दिए हों तो उसमें काम नहीं करेगा, इस बात का जरूर ध्यान। फिर फायरमैन के जो हमारे 1 सीट है जनरल कैटेगरी के लिए है, और उसमें 10वां मांग रहा है। साथ साथ फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड का भी इसमें देखा गया है। तो उसमें जो भी रनिंग, पुशअप और ये होगा उसमें पास होना जरूरी है ट्रेड टेस्ट के समय। तो जैसे आईटीआई के कैंडिडेट, डिप्लोमा के कैंडिडेट का ट्रेड टेस्ट होगा, और इन लोगों का पीएचटी होगा, मतलब फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड का जो भी टेस्ट होगा वो होगा। और साथ में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसमें लिखा हुआ है कि जो प्रिलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय देना है। तो ये चीज़ का देख लेंगे कि क्या इसमें दिया हुआ है, वो अपलोड कर देंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार के आगे चल के दिक्कत ना हो। देखिए ये एब्रीविएशन दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म, ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, चाहे जो भी डीआरबी ड्राइविंग ऑफ व्हीकल, ये सब थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है। अगर आप नहीं समझ पाए हैं किसी बात को तो इसमें से देख सकते हैं, लेकिन आपको इसका जानना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ आपको इससे आपका नॉलेज भी गेन होता है। तो इस चीज़ को आप एक बार पढ़ लेंगे जो भी हमारे कैंडिडेट होगा। आगे बात करते हैं दोस्त कि जो भी इसमें दिया हुआ है, एक चीज़ का मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे, वो 24 अप्रैल 2023 तक होना चाहिए, मतलब लास्ट डेट तक ये सारे क्वालिफिकेशन और अनुभव होना चाहिए। अमूमन यही होता है सभी फॉर्मों में, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और आगे इसमें बात कर लेता हूँ फुल एडवर्टाइजमेंट में। देखिए यहाँ पे फायरमैन का जो फिजिकल स्टैंडर्ड फिटनेस का एक दिया हुआ है लिस्ट बनाया हुआ, इसमें आप लोग को पास होना है ये सभी मानक से, वरना आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट में छट जाएंगे तो आगे इसमें नहीं भर पाएंगे। और मेल और वुमेन कैंडिडेट के लिए अलग अलग दिया हुआ है, तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ आपका जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद आपको जो भी इसमें ये मेडिकल प्रमाण पत्र बना के अपलोड करना है, ये चीज़ इतना टेस्ट आपको अपलोड करना है। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखेंगे, ये करके किसी सिविल सर्जन से साइन मोहर करा के इतना टेस्ट का अपलोड करना होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान देख लेंगे, एक बार ध्यान से आप पढ़ भी लेंगे, क्योंकि इसमें सीट भी कम है। जो भी कैंडिडेट भरेंगे वो बहुत अच्छा तरीका से भरेंगे ताकि वो गलती ना कर पाएँ। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ डिप्लोमा और आईटीआई के जो पोस्ट है उसके लिए, कि क्या उसका बेसिक सैलरी है, क्या ग्रेड पे है।
तो एज लिमिट और क्वालिफिकेशन 24 अप्रैल 2023 तक मीट होना चाहिए, मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए। मतलब बहुत आपका एज लिमिट का कोई इशू नहीं है, सभी को मौका इसमें मिल रहा है। जिनका एज लैप्स अमूमन हो चुका है उनको भी एक दो बार इसमें मौका मिल जाता है इसरो में। तो हमारे और उनके लिए खासकर हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं कि वो लास्ट एज में भी अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो उनको नौकरी इसमें मिल जाए, ताकि उनको भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखिए इसमें सैलरी की बात करते हैं तो दोस्तों मैंने एक कल वीडियो डाला है जिसमें सैलरी स्ट्रक्चर की बात है, क्योंकि हर वीडियो में बताना पड़ता था कि क्या है सैलरी, क्या है बेसिक। तो आप दोस्तों इसमें लेवल 7 का, लेवल 3 का जो 2000 ग्रेड पे है, लेवल 2 का 1900 ग्रेड पे है का जो सैलरी डिटेल है वो आप देख लेंगे। हमारे पिछले वीडियो में डाला हुआ है कि कितना सैलरी आपको कितना ग्रेड पे में मिलता है। वो आप हमारे चैनल में जाइए और जो फर्स्ट मंथ सैलरी होगा वो वीडियो को देखें, ताकि उसमें आपको पता चल जाए कि आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी कितना बनेगा। आप देख लेंगे लेवल 7 में आपको कितना सैलरी बनेगा। तो ये सिर्फ बेसिक सैलरी है दोस्तों, इतना नहीं बनता। आप वो वीडियो देखें, आप समझ जाएंगे। इस पर फिर अलाउंसेज है अलग से, फिर ये भी बेसिक सैलरी है, इस पर 2-4 अलाउंस अलग से मिलेगा। और ये भी बेसिक सैलरी है, मतलब ये लेवल 7 का बेसिक सैलरी है 44,900, लेवल 3 का बेसिक सैलरी है 21,700, लेवल 2 का बेसिक सैलरी है 19,900। और इसके ऊपर आपको डीए, फिर ट्रैवलिंग अलाउंस, एचआर, ये सभी सुविधाएं मिलती है। फिर एनपीएस 10% डिडक्शन होने के बाद आपको टेक होम सैलरी जो आपके अकाउंट में आता है वो आता है। तो एक बार देख लेंगे आप उस वीडियो को, समझ जाइएगा कितना सैलरी इसमें बनेगा। तो जो भी टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है वो लेवल 7 का है। टेक्नीशियन भी जो आईटीआई का पोस्ट है वो लेवल 3 का 2000 ग्रेड पे का है। और फायरमैन, हैवी व्हीकल ड्राइवर और लाइट व्हीकल ड्राइवर का जो पोस्ट है 1900 ग्रेड पे का है। तो यही सैलरी स्ट्रक्चर है लेवल 3, 2 और लेवल 7 का ये है। देखिए दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, मैं वीडियो में भी डाला हुआ, आपको डीएनएस अलाउंस मिलेगा, एचआरए दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, साथ में आपको और भी डिपार्टमेंटल हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसिलिटी है, एचआरए, एलटीसी, ये सभी सुविधाएं आपको टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार मिलेगा। तो अगर आपको ज़्यादा जानना है कि आपकी सैलरी क्या बनेगी तो आप ज़रूर उस वीडियो में देखें, उस सब चीज़ क्लियर है उस वीडियो में कि कितना आपका सैलरी बनेगा। और दोस्तों उसके साथ साथ बात करते हैं सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन में इसमें क्या दिया होगा, टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन बी का रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। और करिकुलम बेस्ड है, मतलब जो जिस ट्रेड से उसी ट्रेड में आपको रिटन एग्ज़ाम होगा, उसी ट्रेड से आपको स्किल टेस्ट होगा। ऐसा नहीं कि कॉमन है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, आपको अपने ट्रेड से पढ़ना है और उसी ट्रेड से आपका टेस्ट होगा, चाहे वो स्किल टेस्ट हो या रिटन टेस्ट हो। हेवी व्हीकल ड्राइवर का रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट में ड्राइविंग है, मतलब गाड़ी चलावा के उनको दिखवाया जाएगा। और फायरमैन में रिटन टेस्ट है, स्किल टेस्ट में तो फिजिकल टेस्ट है और मेडिकल एग्जामिनेशन है। इतना प्रोसेस के बाद आपको ज्वाइनिंग के प्रोसेस में मेरिट बनेगा, तब आप आगे के प्रोसेस में जाएंगे। साथ ही साथ आपको रिटन टेस्ट के ऊपर आपका मेरिट बनेगा, क्योंकि ये ट्रेड टेस्ट पास होना ज़रूरी है। सिर्फ उसमें गो और गो बेसिस पे होता है, मतलब आपको सिर्फ पास होना ज़रूरी है आपके जो भी ट्रेड टेस्ट होगा उसमें। तो ट्रेड टेस्ट के लिए भी आप टेंशन ना लें। ट्रेड टेस्ट के लिए अगर आपको दिक्कत होगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अगर ज़रूरत होगा तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। ट्रेड टेस्ट आपके कंसर्न ट्रेड से होता है। अगर आप आईटीआई से फिटर से हैं तो फिटर से आपको जॉब बनाया जाता है। इलेक्ट्रीशियन होंगे, इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा किए होंगे तो उस लेवल का आपको ट्रेड टेस्ट होता है। दोस्तों इसमें आगे रिटन टेस्ट का सिलेबस है। सिलेबस में टेक्नीशियन बी, टेक्निकल असिस्टेंट, ड्राफ्टमैन बी, ये सब का दिया हुआ है, मैं आपको आगे बता दूंगा। रिटन टेस्ट आपको 1.5 घंटा का होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 90 मिनट में आपको सॉल्व करना है। आपको निगेटिव मार्किंग होगा, 0.33 मार्क डिडक्ट होगा। और आपको अप्लीकेंट है टू सिक्योर 32, मतलब मिनिमम 32 मार्क आपको 80 मार्क में आना चाहिए, तभी आपको मेरिट में आपको देखा जाएगा, चेक होगा या आप एलिजिबल होंगे। और बाकी मेरिट कितना जा रहा हो वो तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, इस बात को आप भी जानते होंगे। फिर आपको इसमें टेक्नीशियन भी ड्राफ्टमैन के लिए 24 नंबर लाना ज़रूरी है, 24 नंबर लाना ज़रूरी है 80 में। और तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे कि मिनिमम मार्क तो आना चाहिए, लेकिन सभी कैंडिडेट अच्छी तरह से जानते हैं 80 मार्क में 24 नंबर लाने से मेरिट बनेगा नहीं। तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। फॉर्म भरने के साथ साथ आप पढ़ाई भी करेंगे। और 80 नंबर में एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो भी टेक्निकल पोस्ट है, आईटीआई डिप्लोमा की या फायरमैन जो भी है, इसमें 80 नंबर में आपको 60 से 65 क्वेश्चन आपको सिर्फ ट्रेड से आएगा। इस बात का एकदम ध्यान रख लेंगे, क्योंकि ये इसरो का एग्ज़ाम है। और 10-15 क्वेश्चन में आपको
बस आपको ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा मोड़ा मैथ आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा और थोड़ा एक दो साइंस से क्वेश्चन आएगा, बस यही होता है इसमें। इसलिए आपका ट्रेड एनी हाउ हर हाल में अच्छा होना चाहिए, इस बात का हमारे कैंडिडेट्स जरूर ध्यान देंगे। और सिलेबस दिया हुआ है इसमें, सिलेबस आप लोग देख लेंगे एक बार पूरा। मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बोल दे रहा हूँ। जो फायरमैन का होगा वो बेसिक केमिस्ट्री से होगा, एलपीजी प्रॉपर्टी से होगा, फिर से एरिया ऑफ ट्रिंगल रेक्टेंगल पैरेललोग्राम वॉल्यूम टेम्परेचर, आपको प्रॉपर्टी ऑफ वाटर CO2 इनर्ट गैस, फिर ये सब जो भी आग से संबंधित फायर एक्सटिंग्विशर, यही सब उनका ट्रेड से क्वेश्चन है। बेसिक इंग्लिश है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर है, तो इस चीज़ का भी वो ध्यान देंगे। लेकिन फायरमैन का 100 क्वेश्चन होगा, 120 मिनट मतलब 2 घंटा उनको दिया जाएगा। तो फायरमैन का ये है। और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस का भी है, इसमें दिया हुआ है। तो जो मोटर अधिनियम एक्ट है 1988 उससे क्वेश्चन आएगा। लाइसेंस ऑफ ड्राइविंग मोटर व्हीकल, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, यही सबसे ड्राइविंग और मोटर व्हीकल से संबंधित क्वेश्चन होगा। आप लोग इस स्टेट से पढ़ के जाएंगे तो होगा। और आपको इसमें दिया हुआ है कि एलिमेंट्री इंग्लिश से 8वीं स्टैंडर्ड के लेवल का सिनोम्स एंटोनिम्स यही सब है सिलेबस ड्राइविंग के लिए। तो इस चीज़ का भी आप पढ़ के जाएंगे। और देखिए इसमें मैथ क्या क्या पूछा हुआ है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परसेंटेज रेशियो एवरेज, ये बहुत सिंपल आपको मैथ 10वीं लेवल की होती है, कुछ नहीं है, आपको रिवीजन करके जानी है। लेकिन इन सब के साथ सबसे ज़्यादा अगर आपको पढ़ के जाना हो तो ट्रेड से पढ़ के जाना हो। जनरल नॉलेज से आएगा, जनरल नॉलेज करंट अफेयर, हु इज हु, कौन क्या है, मंत्रिमंडल, यही सब पूछा जाएगा। स्टेट कैपिटल इंडिया, ज्योग्राफी इंडिया, यही सब पूछा जाएगा। और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा इसमें। और आपको 100 मल्टीपल क्वेश्चन रहेगा, निगेटिव मार्किंग भी रहेगा साथ में 0.25 का। और जो भी सिक्योर होगा, आपको तो पता ही है दोस्तों कि शॉर्ट लिस्टेड होगा तो मिनिमम मार्क लाने से नहीं होगा, आपको मेरिट में आना पड़ेगा ट्रेड टेस्ट पास होने के साथ। और सिलेबस पर स्किल टेस्ट के लिए पूछ रहा है कि जो ITI और डिप्लोमा कैंडिडेट है उनका स्किल टेस्ट क्या है। तो स्किल टेस्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आपको स्किल टेस्ट में 100 नंबर का मार्क होगा, जिसमें 50 मार्क लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। तो आप लोग जो भी जॉब बनाइएगा उसमें देख लीजिएगा कि क्या है। और स्किल टेस्ट में एक चीज़ और है कि जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट में अपेयर होंगे 1:5 रेशियो में उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मतलब ऐसा समझ लीजिए एक पोस्ट है तो 5 लोगों को बुलाया जाएगा इसमें ट्रेड टेस्ट के लिए, मतलब स्किल टेस्ट के लिए। तो यही सब इसमें दिया हुआ है, पूरा डिटेल दे दिया गया है। तो मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म भरते समय क्वालिफिकेशन के कॉलम में कोई गड़बड़ी नहीं करना है, आप लोगों को अच्छा से फॉर्म भरना है। साथ ही साथ आपका जो क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से उसी ट्रेड से आप पढ़ाई करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा 75% एबव क्वेश्चन ट्रेड से रहेगा। बाकी GK GS जनरल इंग्लिश एलिमेंट्री मतलब 8वीं 10वीं लेवल की होगी, आपको उसके लिए सिर्फ रिवीजन करके जाना है। और बाकी ट्रेड टेस्ट आपका अच्छा होना चाहिए। ट्रेड टेस्ट का भी अगर आप अनुभव ना हो तो किसी लोकल ITI में जाके 2-4-10 दिन आप फिर से एक बार ट्राई कर लेंगे। ट्रेड में अपने जॉब से रिलेटेड फाइलिंग करना है, साइन करना है, ये सब देख लेंगे। इलेक्ट्रीशियन होंगे तो वो अपने मोटर से संबंधित, ट्रांसफार्मर से संबंधित ट्रेड टेस्ट देख लेंगे। यही सिर्फ ट्रेड से पढ़ना है और जानना है, तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे। और ये दौड़ का है जो फायरमैन के लिए, तो वो कैंडिडेट फायरमैन वाले समझ रहे हैं कि उनका क्या है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रोप जंप, ये क्लाइंबिंग है और 1500 मीटर दौड़ है। तो ये सब चीज़ को देख लेंगे कि उनका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, वो भी अपनी दौड़ का तैयारी करेंगे, क्योंकि उनका भी एक पार्ट है दौड़ में शामिल होना। तो फॉर्म भरने का जो डेट पिछले वीडियो में भी मैं बताया 27/3 से चालू है, 24 अप्रैल 2023 4 बजे तक फॉर्म भराएगा। लेकिन आपको मैं फिर से बताया कि अभी समय है, आप हर चीज़ फ़ोटो सिग्नेचर हर चीज़ एकदम एग्जैक्ट जो साइज़ दिया हुआ उसी साइज़ में आप तैयार करके अच्छा से फॉर्म भरेंगे। प्रॉपर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अच्छा से करके फॉर्म भरेंगे, ताकि भविष्य में आपकी मेहनत पे किसी भी प्रकार का पानी ना फिरे। और जो अपलोडिंग ऑफ सर्टिफिकेट होगा वो किस साइज़ में होगा वो देख लेंगे। 10 MB के साइज़ में होगा, तो टोटल एक ही बार में अपलोड होगा। तो ये सब जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन होगा इसमें क्या क्या 10वां के साथ साथ अपलोड करना है देख लेंगे। इसमें दिया गया है 10वां का मार्कशीट, SLC मैट्रिकुलेशन का जो भी मार्कशीट होगा, सर्टिफिकेट होगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए लेता है, मार्कशीट लेता है। फिर डिप्लोमा और ITI का मार्कशीट जो भी होगा वो देंगे। आधार, पैन कार्ड, वोटर ID, ये सब किसी एक को अटैच करेंगे। तो ये सभी चीज़ों को उसमें छोड़ना नहीं है दोस्तों। फिर बैंक पासबुक फ्रंट पेज फॉर रिफंड पर्पस,
ये रिफंड पर्पस के लिए दिया जाता है कि किसी कारणवश अगर आपका एग्ज़ाम ना हो पाए तो इसी में आपका पैसा एग्ज़ाम फ़ी वापस हो जाएगा। तो डिजिबिलिटी सर्टिफिकेट उनको देना है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे, और एक सर्विसमैन वाले डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देंगे। तो हर चीज़ को आप लोग, ये टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए है, इतना सर्टिफिकेट को आपको 10 MB के साइज़ में अटैच करके अपलोड करना है। इस चीज़ का एक बार आप लोग भी ध्यान देंगे। टेक्नीशियन बी वाले इतना सारा चीज़ अपलोड करेंगे जिसमें आपको 10वां का मार्कशीट होगा, सर्टिफिकेट होगा, और फिर से 12 होगा अगर उसमें एलिजिबल हैं तो। साथ में साथ ITI की क्वालिफिकेशन, NSC, अप्रेंटिस की, पैन कार्ड, वोटर ID, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी होगा, डिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं तो, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक सर्विसमैन के लिए है, और NOC चाहिए अगर जो काम कर रहे होंगे कैंडिडेट सरकारी संस्था में उनके लिए, बैंक पासपोर्ट फॉर रिफंड पर्पज। फिर हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी इतना सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, 10वां आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। फिर उसके साथ फायरमैन के लिए भी एक चीज़ है जिसमें आप लोग देखेंगे कि 10वां के साथ साथ आपको 12 का अप्लीकेबल है तो डालना आधार, पैन कार्ड, और फिर आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक सर्विसमैन के लिए, परमिशन फॉर NOC प्रेजेंट एम्प्लॉयर के लिए, बैंक पासबुक, फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन PME का जो सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे डॉक्टर से वो अपलोड करना है इसमें। तो ये सभी चीज़ें 10 MB के, मैक्सिमम 10 MB में होना चाहिए। देख लेंगे साफ़ हो, सिग्नेचर अच्छा हो, सारे चीज़ को अच्छा से करेंगे। कॉलम फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत हो फॉर्म को स्किप ना करिएगा, रुक दीजिए, जान लीजिए, फिर अगले दिन भर लीजिए, लेकिन गलत ना करिए, क्योंकि एक बार अगर आप गलत करेंगे तो बाद में आपको दिक्कत होगा। और फिर आपको इसमें एक चीज़ और दिया है, चॉइस फॉर सिटी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड, तो जो उसमें आएगा उसी हिसाब से आप दे दीजिएगा। अगर इसमें एडवर्टाइजमेंट में दिया है तो मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। साथ में आप देख लीजिए फॉर्म का जो फ़ी होगा वो 750 रुपये डिप्लोमा लेवल का है टेक्निकल असिस्टेंट का, बाकी जो 1900 2000 गेट पे है 500 रुपये है। और एग्जम्प्टेड है, जो कैंडिडेट एग्जम्प्टेड होंगे उनको फॉर्म के लिए नहीं पेमेंट करना है, तो वो चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो PWD और कैंडिडेट होंगे और उनको फ़ी पेमेंट नहीं करना है। SC ST कैंडिडेट होंगे वो उनको भी फ़ी पेमेंट नहीं करना है। साथ साथ आप फ़ी पेमेंट करने के लिए आपका जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, चाहे वो SBI कलेक्ट से हो, चाहे डिमांड ड्राफ्ट हो, या किसी भी तरीक़े से होगा उसी तरीके से करेंगे। लेकिन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको IPO, डिमांड ड्राफ्ट, कैश रेमिटेंस, चेक ड्राफ्ट से अलाउड नहीं है पेमेंट करना ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो शुरू प्रॉपर चैनल होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए, तो पेमेंट ऑनलाइन ही आप करिएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जो सही हो। तो इसमें दिया गया है इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, डोमेस्टिक, ये इतने सारे माध्यम से आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं SBI ई-पेमेंट मोड में। साथ ही उसके साथ साथ आप लोग देखेंगे कि 24 घंटे बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आप अपना प्रिंट कर लेंगे एप्लीकेशन जो भी होगा, ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो। उसके साथ साथ इसमें लिखा हुआ है एक चीज़ कि अगर एग्ज़ाम ना हो तो रिफ़ंड कितना मिलेगा। तो रिफ़ंड का आप पहले ही नेगेटिव ना सोचें, आप ये सोचें कि एग्ज़ाम होगा और इसमें आपका सिलेक्शन होगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। हमारी भी यही शुभकामनाएं रहती है कि जो भी कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं उनको ज़रूर इसमें सफलता मिले, ताकि वो भविष्य में कुछ अच्छा कर पाएँ। और इसमें दिया हुआ है कि आपको विजिट करने के लिए इस वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ से आप विस्तृत जानकारी ले लेंगे। साथ ही ISRO के वेबसाइट पे आप जाके, ISRO IPRC के वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ क्या विशेष फुल एडवर्टाइजमेंट अगर आपको देखने की इच्छा है तो वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्या दिया हुआ एक बार आप भी पढ़ सकते हैं ध्यान से, फिर जाएँ आप फॉर्म भरने। साथ ही इसमें दिया हुआ है कि एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट का कि जेंडर बैलेंस को देखते हुए गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों फॉर्म भरें। तो ये आप जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, वो ज़रूर फॉर्म भरें। और आपको उसके अलावा कोई दिक्कत हो रहा है ऑनलाइन फॉर्म भरने में तो career@IPRC.gov.in पे मेल करें, पूछें, वहाँ से भी आपको सहायता मिलेगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें हमारे वीडियो पे, आपको ज़रूर मदद की जाएगी। फॉर्म भरने का आज जो डेट है वो साफ साफ लिखा हुआ है, 27 मार्च 2023 से 24 अप्रैल 2023 तक 16 मतलब 4 बजे तक। तो आप फॉर्म भरें और हमारे तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेष है कि आपका इसमें सिलेक्शन हो और आप इसमें सफलता पाएँ। साथ ही वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए होंगे तो,
और एक चीज़ और है कि अगर वीडियो देखने के बाद फॉर्म भरने से के समय चाहे कुछ भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। हमारी तरफ से बहुत जल्दी आपको जवाब दिया जाएगा, आपके प्रॉब्लम को सलूशन बताया जाएगा। इसलिए आप फॉर्म भरें और ऑल द बेस्ट आपके लिए इस पोस्ट के लिए। जय हिंद, जय भारत।